हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला अकेडमी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि चैनल पर अलग अलग तरह की सीरीज चल रही है, जिसके अंदर इंडियन पॉलिटी है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी के बाद है फिजिकल जियोग्राफी। ठीक है, फिजिकल जियोग्राफी यानी भौतिक भूगोल। दोस्तों, इसके साथ साथ एक फिजिक्स की सीरीज भी चल रही है। अब हरियाणा का जो सीईटी है, हरियाणा सीईटी, उसका एग्जाम आ रहा है दोस्तों 5 और 6 नवंबर के आसपास उसकी डेट आई। तो उसको लेकर उसकी तैयारी के लिए हरियाणा की सीरीज भी हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अंदर हम हरियाणा जीके, ठीक है, हरियाणा जीके, हरियाणा का करंट अफेयर, ठीक है दोस्तों, हरियाणा करंट अफेयर और हरियाणा से जुड़ी हुई जो भी न्यूज होगी उसको हम कवर करेंगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, अब ये एक फायदा ये है इस मोड में पढ़ने का, जैसे हम व्हाइट बोर्ड पे पढ़ते थे तो पीपीटी नहीं बन पाती थी हमारी, तो पीपीटी की वजह से न मिलने के कारण आपको भी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो अब जब हम पढ़ेंगे, जो भी क्लास होगी वो इसी मोड पे होगी, यानी पीपीटी मोड पे होगी। जो भी क्लास होगी आगे से व्हाइट बोर्ड का यूज हम नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हरियाणा हरियाणा कि आज हम हरियाणा जीके की शुरुआत कर रहे हैं। ठीक है, तो हरियाणा जीके में सबसे पहले देखते हैं दोस्तों हरियाणा का परिचय। देखो, ये है ज्योग्राफिकल रूप से अगर देखें तो हरियाणा कहाँ पे स्थित है। हरियाणा प्रदेश दोस्तों 27.39 डिग्री से लेकर 30.55 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ठीक है दोस्तों, और 74.28 डिग्री से लेकर 77.36 डिग्री पूर्व रेखांश के मध्य स्थित है। ठीक है, अब अक्षांश और ये देशांतर, ठीक है, रेखांश या देशांतर, ये क्या होते हैं दोस्तों? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो अगर आपको ये समझना है तो अक्षांश और देशांतर की एक वीडियो हमारी बना रखी है मैंने फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज में, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, ये मध्य स्थित है, यानी इन अक्षांश और देशांतर के मध्य हरियाणा स्थित है। यह है ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब देखो, इस प्रदेश के उत्तर में शिवालिक की पहाड़ियां, ठीक है, शिवालिक की पहाड़ियां कहाँ आते हैं दोस्तों? अंबाला यमुनानगर के आसपास। ठीक है, जो सबसे मतलब नीचे वाली रेंज है उसको शिवालिक रेंज बोलते हैं। जो हिमालय की अलग अलग प्रकार की रेंज है, उनमें सबसे दक्षिण की तरफ जो रेंज है उसको कौन सी रेंज बोलते हैं दोस्तों? शिवालिक रेंज या शिवालिक की पहाड़ियां। इसके दक्षिण में अरावली की पहाड़ियां। अरावली की पहाड़ियां कहाँ है दोस्तों? अरावली की पहाड़ियां है नारनौल, गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली। तो ये कौन सी पहाड़ियां हैं दोस्तों? अरावली की पहाड़ियां। ठीक है, और राजस्थान दक्षिण में क्या लगता है दोस्तों? राजस्थान, मरु प्रदेश नहीं, सॉरी, ये मरु प्रदेश है। मरु मतलब मरुस्थल, ठीक है, मरुभूमि, जहाँ पर मरुस्थल है। और ये है घग्गर नदी, ठीक है, घग्गर नदी इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है। ठीक है, यमुना नदी इस प्रदेश की पूर्वी सीमा। जब आप देखेंगे हरियाणा का मैप तो उसमें आपको जो आपकी जो पूर्वी सीमा है उसके ऊपर यमुना नदी मिलेगी, जो यमुनानगर से होते हुए कहाँ पर जाती है दोस्तों? यमुनानगर। फिर यमुनानगर से आप देखेंगे तो दिल्ली में भी प्रवेश करती है यमुना नदी, और वहाँ पे राज्यवाला बैराज है यमुनानगर के अंदर। वहाँ से क्या है, दो ये नहर निकलती हैं, एक पूर्वी यमुना नहर, एक पश्चिमी यमुना नहर। ठीक है, तो यमुना नदी किस साइड है? प्रदेश के पूर्वी तरफ, और इसको उत्तर प्रदेश से अलग करती है। यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है उससे अलग कौन सी नदी करती है दोस्तों? वो करती है यमुना नदी। ठीक है, इस प्रकार की प्राकृतिक सीमाओं के कारण सदियों से इस प्रदेश की एक अलग भौगोलिक पहचान है। ठीक है, यानी भूगोल की दृष्टि से हमने ये हरियाणा का परिचय देख लिया कि हरियाणा है वो किन भौगोलिक परिस्थितियों में स्थित है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है
हरियाणा के इतिहास में। ठीक है दोस्तों, हरियाणा का इतिहास हो या किसी भी जगह का इतिहास अगर हम पढ़ते हैं तो उस इतिहास को पढ़ने का एक तरीका होता है। ठीक है, तो इतिहास को पढ़ना है दोस्तों, तो इतिहास की स्टडी के लिए एक मेथड होता है। ठीक है, तो वो मेथड क्या होता है? मेथड होता है दोस्तों कि इतिहास को हम पढ़ते क्यों हैं। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि इतिहास को पढ़ते क्यों। इतिहास को पढ़ने का मुख्य कारण है दोस्तों, जो प्राचीन समय है, यानी उस क्षेत्र का जो पहले का समय है, वहाँ पर कैसी सभ्यता होती थी, कैसा रहन सहन होता था। ठीक है, रहन सहन होता था, क्या सामाजिक व्यवस्था थी। सामाजिक व्यवस्था यानी सामाजिक व्यवस्था देखेंगे आप वैदिक समय में, तो उस टाइम क्या था, 4 प्रकार के वर्ण होते थे, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय। तो वर्ण व्यवस्था थी। तो सामाजिक यानी सामाजिकता कैसी थी उस समय की, आर्थिक गतिविधियां कैसी थी। ठीक है दोस्तों, शासन प्रणाली कैसी थी। ठीक है, क्या लोकतंत्र का कोई गुण था या नहीं था। तो ये सारी चीजें इतिहास से हमें पता चलती है। ठीक है, तो इतिहास पढ़ने का क्या कारण है दोस्तों, सभ्यता के बारे में पता चलता है, रहन सहन के बारे में पता चलता है, सामाजिक परिवेश, आर्थिक परिवेश, शासन प्रणाली, इन सब चीजों का इससे पता चलता है। इन सब चीजों का पता चलता है जो हमारा जब हम इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है कि जी इतिहास को पढ़ा कैसे जाए। इतिहास को पढ़ने का भी एक तरीका होता है कि जो कौन से स्रोत हैं जिनकी सहायता से हम इतिहास पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 2 तरह के स्रोत होते हैं दोस्तों, इतिहास पढ़ने के लिए 2 तरह के स्रोत होते हैं। पहला होता है प्राक साहित्यिक स्रोत, दूसरा होता है पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत क्या होता है दोस्तों, साहित्य का मतलब क्या होता है, यानी वो प्राचीन ग्रंथ और प्राचीन किताबें जिनको लिखा गया है, जी मतलब प्राचीन समय की वो किताबें या जो वो साहित्य जो हमें प्राचीन समय के बारे में बताता है। देखो, हमारे प्राचीन इतिहास पर प्रकाश डालने वाले साहित्यिक सामग्री, साहित्यिक सामग्री में अब क्या हो सकता है, कोई किताब भी हो सकती है, कोई अभिलेख भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, या फिर पत्थर पे कोई पेंटिंग बना दी, कोई चित्रकारी कर दी, तो वो सारी चीजें जो साहित्य है वो क्या बताता है दोस्तों, वो बताता है इतिहास को कई प्रकार की है, जिसको मोटे तौर पर हम 2 भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, अब एक है भारतीय स्रोत और दूसरा है विदेशी स्रोत। ठीक है, 2 तरह के स्रोत हैं, भारतीय स्रोत और विदेशी स्रोत। अब पहले हम देखेंगे भारतीय स्रोत। विदेशी स्रोतों में वो विदेश यात्री आएंगे, जैसे हर्षवर्धन के टाइम आया था दोस्तों हवेनसांग, हर्षवर्धन के टाइम आया था हवेनसांग, और जैसे सिकंदर मान ने आक्रमण किया था तो उसका जो सेनापति था सेल्यूकस। ऐसे जो यात्री हैं जिन्होंने भारत में समय व्यतीत किया, उन्होंने भारत के बारे में लिखा है, तो वो जो स्रोत हैं उनको विदेशी स्रोत बोलेंगे। और भारतीय लेखक कौन है, जैसे बाणभट्ट, हरिश्चरित्र, हर्षचरित्र। ठीक है, बाणभट्ट ने लिखी थी हर्षचरित्र, उसके बारे में, उसमें क्या है, उस टाइम के शासन के बारे में दिया गया। अब देखो भारतीय स्रोत, ठीक है, भारतीय स्रोत के बारे में देखेंगे तो भारतीय स्रोतों में सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ आते हैं। धार्मिक ग्रंथों में जैसे वेद आगे, ठीक है, वेद आगे, वेद, पुराण, ब्राह्मण, ठीक है, उपनिषद, ये सारी चीजें क्या थी दोस्तों, धार्मिक ग्रंथ थे। इनमें मेन जो कंटेंट होता था, यानी मेन जो टॉपिक होता था वो होता था धर्म से जुड़ा हुआ। ठीक है, धर्म से जुड़ा हुआ, बाद में शासन प्रणाली की, इस प्रकार की शासन प्रणाली थी। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझें। अब देखते हैं कि दूसरा कि ब्राह्मण धर्म ग्रंथ। ठीक है, 3 भागों में बांट सकते हैं इसको भी, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। और जो भारतीय हैं उसमें भी कौन से आगे, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ और जैन धर्म ग्रंथ। ठीक है, लेकिन
इसके अलावा भी और भी थे, जैसे वेद, बताया ना मैंने, वेद उपनिषद, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी इसमें आती हैं दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अंदर आती है, ठीक है। तो अब ब्राह्मण धर्म ग्रंथ की बात करते हैं हम। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथ, इस बात के लगभग सभी इतिहासकार सहमत हैं कि जो वैदिक संस्थान हैं, जैसे ब्राह्मण, उपनिषद, आरण्यक है, ये सारी चीजें देखो, ब्राह्मण और उपनिषद ये अलग अलग चीजें हैं। ब्राह्मण, उपनिषद, ब्राह्मण क्या होते हैं दोस्तों? जो ब्राह्मण वो रचनाएं हैं जो वेदों को आसान बनाती है, यानी वेदों को आसान भाषा में लिख दिया ब्राह्मणों ने, ठीक है, वेदों को आसान भाषा में लिख दिया। ऐसे ही उपनिषदों में था दोस्तों। अरण्य, अरण्य का मतलब होता है, अरण्य का मतलब होता है दोस्तों जंगल, ठीक है। तो ये जो किताबें हैं अरण्य, ये कहाँ पे लिखी गई हैं? जंगलों के अंदर। जंगलों के अंदर जो ऋषि मुनि रहते थे, उनके समीप बैठकर उनके जो शिष्य थे, उन्होंने धर्म ग्रंथ लिखे थे, उनको बोलते हैं आरण्य, ठीक है। आदि की रचना हरियाणा में हुई है। तो इन धर्म ग्रंथों से हमें पता चलता है कि उस टाइम हरियाणा नाम का एक क्षेत्र होता था, ठीक है। अर्थात इन ग्रंथों में इस प्रदेश की विशेषताओं के बारे में कुछ न कुछ मिलना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हरियाणा के अंदर इन चीजों की रचना हुई है, तो हरियाणा के बारे में लिखना तो स्वाभाविक है, क्योंकि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं उस क्षेत्र के बारे में अगर आपको कुछ लिखना है, कोई भी बात, अगर कोई भी आप अपनी किताब लिखेंगे, अपनी रचना लिखेंगे, तो उसके अंदर जिस प्रदेश में आप रहते हैं उसके बारे में तो अवश्य ही लिखेंगे। तो इसी प्रकार जब वेदों, उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, इन सब की जो रचना हुई थी, तो हरियाणा के बारे में लिखा गया था। क्यों? क्योंकि इन सब की रचना हरियाणा के अंदर ही हुई थी, ठीक है। अब देखो, ये कुछ क्वेश्चन है जो हम देखेंगे कि जैसे देखो, ऋग्वेद में हरियाणा को किस नाम से जाना है? नाम से उल्लेख मिलता है, रज हरियाणा के नाम, रज हरियाणी के नाम से इसका उल्लेख मिलता है दोस्तों, हरियाणा का। मनुस्मृति, ठीक है, मनुस्मृति के अनुसार, देखो स्मृति क्या है, देखो समर्थी भी एक ग्रंथ है दोस्तों, समर्थी भी एक ग्रंथ। समर्थी के अंदर क्या पाया जाता है दोस्तों? समर्थी के अंदर होता है कानून। कानून कैसे? यानी समर्थियों में लिखा होता है कानून कि किसी समाज को कैसे रहना सहना है, किस प्रकार से उसका आर्थिक सिस्टम होगा, या फिर किस प्रकार से कानून कार्य करेगा, किस प्रकार से किसी को दंड दिया जाएगा। ये सारी चीजें क्या है दोस्तों? ये लिखी होती है समर्थियों के अंदर। जो मनु है, उनको क्या माना जाता है? भारत का पहला संविधान निर्माता। किसको माना जाता है दोस्तों? मनु को, ठीक है। तो जो मनुस्मृतियां हैं, मनुस्मृति है, उसके अंदर क्या लिखा गया है? उसके अंदर लिखे गए हैं कानून, ठीक है। आगे बात समझिए। अब देखो, मनुस्मृति के अनुसार सरस्वती और दृश्यवती, ठीक है, घग्गर नदी है, घग्गर नदी जो आज की जो घग्गर नदी है, घग्गर, इसको प्राचीन समय में क्या बोलते हैं? दृश्यवती नदी, दृश्यवती नदी, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का क्या नाम था दोस्तों? ब्रह्मावर्त। तो हरियाणा को क्या किस नाम से जाना जाता था उस टाइम? ब्रह्मावर्त, ठीक है। हरियाणा को जाना जाता था ब्रह्मावर्त के नाम से। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था दोस्तों? हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम था ब्रह्मावर्त, ठीक है। यानी इस प्रदेश का पहला नाम क्या था दोस्तों? इस प्रदेश का पहला नाम था ब्रह्मावर्त। अभी बात समझिए। महाभारत काल में राजा कुरु, सॉरी ये गुरु लिख दिया, ये है कुरु, राजा कुरु के नाम पर ब्रह्मावत को कुरुक्षेत्र और आर्यावर्त कहा, ठीक है, कुरुक्षेत्र और आर्यावर्त। अब जो कुरु राजा था, उसके नाम पर हरियाणा को क्या कहा गया दोस्तों? कुरुक्षेत्र और आर्यावर्त, ठीक है। अब आर्यवर्त की बात देखिए। आर्यवर्त, आर्य हैं दोस्तों, आर्य, उनको ये माना जाता है कि आर्य जो है आज के मध्य एशिया से भारत के अंदर आए, ठीक है। जो पश्चिमी सीमा है भारत की, उस टाइम का जो भारत था, जो आज के अफगानिस्तान तक फैला था, उस तरफ से
आर्य हैं वो भारत में प्रवेश किए थे, और सबसे पहले पंजाब वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, आज हमारे पास पंजाब है और बाकी जो पंजाब पाकिस्तान के अंदर है, उस क्षेत्र के अंदर आर्यों ने सबसे पहले अपना बसेरा जमाया। उसके बाद धीरे धीरे वो हरियाणा के क्षेत्र में भी आ गए, और हरियाणा के अंदर आर्य जो हमारे जो कौरव और पांडव हैं, उनको क्या माना जाता है, कौरव और पांडव वो क्या है, आर्य है, आर्य थे। ठीक है दोस्तों, तो उनके बीच में जो युद्ध हुआ था, उनको वो कहाँ हुआ था दोस्तों, वो हुआ था कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर। तो ऐसा माना जाता है कि वो भी आर्य थे। ठीक है, और कुरु जो राजा थे, वो उनके नाम के ऊपर क्या पड़ गया, आर्यवर्त, हरियाणा का नाम क्या पड़ गया, आर्यवर्त और कुरुक्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आगे बात सुनिए। अब देखते हैं हरियाणा का प्राचीन नाम। हरियाणा का प्राचीन नाम है ब्रह्मावर्त, ब्रह्मा ऋषि, ब्रह्मा की उत्तर वेदी, ये भी बोला जाता है। ठीक है, आगे बात सुनिए। अब देखते हैं 9वीं शताब्दी। ठीक है, 9वीं सदी के अंदर हरियाणा को के लिए हरियाला शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कुछ जो हमारे इतिहासकार हैं वो ये मानते हैं कि हरियाणा है उसका नाम हरियाला, हरियाला मतलब हरियाली से पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हरियाली होती थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम हरियाणा पड़ गया। शुरू में क्या था, हरियाला, हरियाला से अगर बाद में बिगड़ते बिगड़ते क्या हो गया, हरियाणा। अब इसका जिक्र कहाँ है, स्कंद पुराण में के कुमारिका खंड में हरियाला शब्द का उल्लेख मिलता है। ठीक है, स्कंद पुराण। ठीक है, पुराण भी क्या है दोस्तों, पुराण भी है, वो है इसका हिस्सा, वैदिक साहित्य का हिस्सा है पुराण। ठीक है, तो वैदिक साहित्य में क्या क्या आते हैं, वेद आते हैं, पुराण आते हैं, इसके बाद आते हैं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, वैदिक साहित्य के अंदर। तो इसका कुमारिका जो खंड है उसके अंदर हरियाणा को क्या लिखा गया है, हरियाला। अब देखो वामन पुराण, पुराण का एक, देखो कई तरह के पुराण हैं दोस्तों। देखो स्कंद पुराण हो गया, वामन पुराण हो गया, विष्णु पुराण हो गया, ठीक है, गरुड़ पुराण हो गया। तो ये जो पुराण है इसके अंदर भी क्या दिया गया है, पुराणों के अंदर दिया गया है दोस्तों, पुराणों के अंदर दिया गया है दैनिक जीवन के बारे में, कि जो रोजमर्रा का जीवन है वो किस प्रकार से जिया जाए, उनके बारे में पुराणों के अंदर दिया गया। तो वामन पुराण है, वामन पुराण में हरियाणा में जो प्रभावित होने वाली नदियां हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया। हरियाणा के अंदर उस टाइम वैदिक सभ्यता के टाइम कौन सी नदियां थी दोस्तों, एक तो थी सरस्वती नदी, ठीक है, सरस्वती नदी। दूसरी नदी थी सिंधु नदी, ठीक है, सिंधु नदी। वैसे तो हरियाणा के अंदर से नहीं जाती सिंधु नदी, लेकिन सिंधु नदी और सरस्वती नदी, और सरस्वती नदी की सहायक नदी जो आज की घग्गर नदी है, दृश्य दवती, वो दृश्य दवती उस टाइम की जो नदियां हैं, इसके बारे में कहाँ पे लिखा गया है, वामन पुराण के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये कुरुक्षेत्र में, और एक चीज और बताई गई है कि कुरुक्षेत्र में अनेक हरित एक जैसे काम्यक वन, हरित यानी हरियाली से भरे हुए कई प्रकार के वन, काम्यक वन, व्यास वन, सूर्य वन, आदित्य तथा शीत वन। ठीक है, ये कई तरह के वनों का उल्लेख किया गया है हरियाणा के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखते हैं ये दोस्तों परिचय ही चल रहा है, एक किस्म से हरियाणा का परिचय बोल सकते हैं, या हरियाणा का इतिहास बोल सकते हैं, जो साहित्यिक इतिहास। ठीक है, हरियाणा का शब्द का अर्थ है भगवान का निवास। ठीक है, हरि यानी भगवान का निवास, हरियाणा का क्या अर्थ है दोस्तों, भगवान का निवास। जो संस्कृत शब्द, ठीक है, हरि, ये शब्द रहेगा हरि। तो हरि है वो किसके लिए यूज होता है दोस्तों, संस्कृत के अंदर विष्णु भगवान के लिए, और ये होता है अरण्य। ठीक है, ये कुछ टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, ये है अरण्य। ठीक है, इसको मैं पीडीएफ शेयर करते टाइम ठीक कर दूंगा आपसे। तो अरण्य का क्या मतलब होता है, ये होता है जंगल, और आयन का जैसे
आयन का मतलब होता है निवास स्थान। अरण्य का मतलब होता है, सॉरी ये ठीक है, अरण्य का मतलब होता है जंगल, और ठीक है आयन, आयन ही है ये, गलती है ये। आयन का मतलब होता है निवास, यानी भगवान का भी निवास है, यानी आंगन है एक किस्म से भगवान का। जो ये इतिहासकार हैं मुनीलाल, मुरलीचंद शर्मा, H.A. फड़के और सुखदेव जैसे विद्वानों के अनुसार हरियाणा जो शब्द है उसकी उत्पत्ति हरि, यानी हरि माने हरियाली, यहाँ पे हरियाली की जगह, और अरण्य का मतलब है जंगल, जंगल से ही। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझो। अब देखो ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ जैसे ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण, ऐत्रेय ब्राह्मण, छांदोग्य उपनिषद में राज्य के सामाजिक और आर्थिक जीवन की जानकारी मिलती है। तो ऐसा नहीं है कि जो वैदिक साहित्य है, वैदिक साहित्य यानी वेद, ब्राह्मण, आरण्य, ये सिर्फ धर्म के बारे में बताते, ये बताते थे जो सामाजिक स्थिति की, आर्थिक स्थिति की, इन सब के बारे में भी इनके अंदर लिखा गया है। अब देखो संस्कृत में रचित ग्रंथ अष्टाध्यायी, महाभाष्य, चतुर्बाणी, हरश्चरित, राजतरंगिणी, ये चीजें भी है, ये ऐतिहासिक जानकारी देती है हरियाणा की, कि हरियाणा का प्रदेश है उसके अंदर कैसी व्यवस्था थी। अब देखो 10वीं सदी के अंदर पुष्पदंत नाम के एक जो लेखक थे, उन्होंने महापुराण लिखा। महापुराण में हरियाणाऊ शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। ठीक है, अब ये देखो जैन धर्म के, ठीक है, जैन धर्म, सॉरी जैन धर्म नहीं, बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के ये दिव्य वेदांत, इस ग्रंथ, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है ये दिव्य वेदांत। ठीक है, दिव्य वेदांत के अंदर क्या लिखा गया है कि उत्तर पश्चिमी भारत में अग्रवा, ठीक है, अग्रवा कहाँ पे है, हिसार के अंदर, और रोहतक आती है। ठीक है, तो अग्रवा और रोहतक का जिक्र किसके अंदर मिलता है दोस्तों, दिव्य वेदांत के अंदर, और वह धर्म का प्रसार था। रोहतक के लोग सब विशाल की प्रसन्नजीत और धन धान्य से परिपूर्ण तथा संगीत प्रेमी थे। रोहतक के लोग हैं वो धन धान्य से परिपूर्ण और संगीत प्रेमी थे। ठीक है दोस्तों, और सब जगह धर्म का प्रसार। ठीक है, आगे बात समझिए। अब देखो ये है, ये भी एक दूसरा धर्म ग्रंथ है चुल्लवग। चुल्लवग से पता चलता है कि अगलपुर, ये भी किसका नाम है दोस्तों, अग्रोहा का पुराना नाम क्या था दोस्तों, अग्रोहा का पुराना नाम था अगलपुर, अग्रोहा का पुराना नाम था अगलपुर, बौद्ध धर्म का शक्तिशाली केंद्र था। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अब देखो इस धर्म ग्रंथ से आपको क्या पता चल गया कि उस टाइम पे बौद्ध धर्म भी प्रचलित था हरियाणा के अंदर, जो आज बहुत कम मात्रा में पाया गया। ठीक है, हरियाणा में बहुत कम मात्रा में ये बौद्ध धर्म पाया जाता है, लेकिन उस टाइम अग्रवा के अंदर इसका एक शक्तिशाली केंद्र था। ठीक है, अब देखो मंजूश्री मूलकल्प, ये भी एक धर्म ग्रंथ है। इस ग्रंथ में श्रीकंठ जनपद, जनपद कई प्रकार के जनपद हुए थे दोस्तों, उसके बारे में जब आगे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे तब बताएंगे। देखो श्रीकंठ जनपद के अंतर्गत आने वाले स्थान ईश्वर का उल्लेख किया गया और बताया गया है कि यहाँ के शासक वैश्य थे। ठीक है, अब ये सॉरी ये थोड़ा सा टाइपिंग के अंदर मिस्टेक हो जाती है, पता नहीं चलता कई बार। ये है स्थानेश्वर, 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 इसके अंदर क्या लिखा है स्थानेश्वर, और आज का जो क्षेत्र है वो है थानेश्वर। थानेश्वर यानी कुरुक्षेत्र के अंदर है ये जगह थानेश्वर, तो इसका जिक्र मिलता है। अब देखो एक और, यह है मध्यम निकाय। इस ग्रंथ में हमें उल्लेख मिलता है कि तुल्लोकठित, ये जगह कहाँ पे है दोस्तों, ये है गुड़गांव के अंदर, गुड़गांव के अंदर, जो कुरुक्षेत्र का एक समुद्रशाली शहर था। समुद्रशाली, कुरुक्षेत्र के बाद एक दूसरा बड़ा शहर था ये उस टाइम का, गुड़गांव, या फिर इसको इस नाम से जानते थे उस टाइम शहर था। इस शहर में बुद्ध ने रथपात का अपना उपदेश दिया था। जो बौद्ध धर्म के
जो गुरु थे, भगवान थे, भगवान कौन थे? बुद्ध। ठीक, उन्होंने ये उपदेश कहाँ पे दिया था? गुड़गांव में। ठीक, जातक इस जगह के ऊपर। ठीक है, जातकों में, अब जातकों के अंदर क्या है? कुरुक्षेत्र का प्रचुर मात्रा में जातक ग्रंथ है, उसका उल्लेख है। देखो, सामदेव और ये यशस तिलक चंपू, ये सामदेव एक जो लेखक थे, सामदेव के यशस तिलक चंपू और पुष्पदंत के जस हर चरी, दोनों ग्रंथों से हमें पता चलता है योध्या अर्थात हरियाणा पशुधन से परिपूर्ण था। ठीक है दोस्तों, आगे बात समझिए। ये आ गया हरियाणा का अधिकार। ठीक है, ये हो गया हरियाणा का एक किस्म से परिचय। योध्या, योध्या मतलब हरियाणा के लिए किसका प्रयोग हुआ है दोस्तों? योध्या का। तो ये आ गया हरियाणा के बारे में, यानी हरियाणा का एक किस्म से नामकरण कैसे हुआ, हरियाणा के बारे में कहाँ पे जिक्र हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आगे जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर हमारा कौन सा पार्ट बच गया दोस्तों? उसके अंदर बच गया, देखो आज हमने पढ़ा है साहित्यिक स्रोत। ठीक है, साहित्यिक स्रोत। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूँ कि स्रोत कितने प्रकार के होते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे, स्रोत हमने देखा था कितने प्रकार के होते हैं। देखो, स्रोत के अंदर देखा था कि दो तरह के स्रोत होते हैं, एक तो पुरातात्विक स्रोत, एक साहित्यिक स्रोत। तो आज हमने पढ़ा है साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत के अंदर तो जो जिस मान लिया लेखक हैं या फिर इतिहासकार हैं या फिर कोई यात्री है, विदेशी यात्री, उन्होंने लिख दिया, तो ये चीजें इसके अंदर आ गई साहित्यिक स्रोत के अंदर। दूसरा, एक चीज और बच गई इसके अंदर, विदेशी जो यात्री हैं उनके स्रोत बच गए, वो अगली वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्या बच गया? पुरातात्विक स्रोत। अब साहित्यिक स्रोत तो हैं, जैसे मिल गया किसी का लिखी हुई बुक मिल गई, ठीक है, या फिर किसी का अभिलेख मिल गया, वो हो गया साहित्यिक स्रोत। दूसरा पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत में जैसे खुदाई की, खुदाई के अंदर जैसे आप देखिए राखी गढ़ी के अंदर घर मिले हैं या फिर पत्थर मिले, जैसे मन के मिले, मन के मिल गए, या फिर कोई तांबे की वस्तु मिल गई, कोई मटका मिल गया, या फिर कोई कंकाल मिल गया। तो इन सब चीजों से हमें पता चलता है कि उस टाइम किस प्रकार की प्रथाएं थी, किस प्रकार से रहन सहन था, किस प्रकार की कलाएं थी। तो उन स्रोतों से जब हम इतिहास का को पुनर्जीवित करते हैं या फिर इतिहास का निर्माण करते हैं, तो उन स्रोतों को बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत, और जो लिखा गया उसके लिए साहित्यिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, तो इसकी पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। एक टेलीग्राम चैनल हम बना लेंगे, उसके का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम जब शुरुआत करेंगे तो उसमें पुरातात्विक स्रोत होंगे और विदेशी जो यात्री हैं जो बच गए साहित्यिक स्रोत के अंदर, वो हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो यही। जय हिंद, जय भारत।